गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 of your physics book, and it is laws of motion and friction, part 2. In part first we already read about the inertia, momentum, and laws of motion. Now we have to read about the some basic forces in mechanics. ओके, तो बेसिक फोर्सेस क्या हैं? बेसिकली 4 फोर्सेस हम कॉमनली यूज़ करते हैं मैकेनिक्स में. फर्स्ट इज़ वेट. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द ग्रेविटेशन फोर्स. मतलब वेट वही होता है जिस फोर्स से ग्रेविटी अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है. तो इसका मतलब एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है. तो एक ही जगह यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन स्मॉल जी. तो एम जी आ जाएगा, है ना. तो वेट इज इक्वल टू एम जी. नेक्स्ट वन, कॉन्टैक्ट फोर्स. व्हेन टू बॉडीज कम इन कॉन्टैक्ट दे एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर दैट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज. ओके, तो फर्स्ट इज नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स को एन और आर, कहीं पर आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको नॉर्मल रिएक्शन भी. तो इट इज़ द component of the contact force normal to the surface and it measures how strongly the surfaces in contact are pressed together. ओके, मतलब किसी जैसे किसी टेबल पे कोई बुक रखी है, कुछ और रखा है, तो उसके ऊपर टेबल का सरफेस जो है बुक के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है. दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स. ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कौन सा होगा? इट इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड पैरेलल टू द सरफेस इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन. ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा और ये जो है ये सरफेस के पैरेलल होगा, ठीक है. तो ये रिलेटिव मोशन, यानी अगर मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये इसके रिलेटिव मोशन को क्या करता है? उसको अपोज करता है, ठीक है. तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया. तो इस मीन्स हमने यहाँ पर कुछ एक शो किया है, वो चीज़ आप देख सकते हो कि जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो सरफेस है ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाता है. तो अगर ये इस तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है, अगर ये इस तरफ मूव करना चाहता है तो फ्रिक्शन फोर्स इस साइड पे होगा और दोनों का रिजल्टेंट फोर्स एन और एफ का दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल. तो इस सरफेस के लिए देखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट वन, टेंशन. टेंशन जो होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड और अ टो स्ट्रिंग रोप और चेन इज कॉल्ड द टेंशन. ओके, किसी स्ट्रिंग को खींचना या फिर किसी चेन को खींचना, तो उससे उसमें क्या होता है? टेंशन जनरेट होता है और उसको ही टेंशन फोर्स बोलते हैं. द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज सो एज टू पुल द बॉडी वाइल दैट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन इज टू पुश द बॉडी. ओके, हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो उतने ही फोर्स से क्या करेगा? वो भी हमें पीछे की तरफ खींचेगा. जैसे मान लो कि हम इस तरफ इसको खींच रहे हैं तो बॉडी भी, ये स्ट्रिंग भी हमें पीछे की तरफ वापस खींचेगी. तो नॉर्मल एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग, है ना. तो दीज आर कॉल्ड टेंशन फोर्स. ओके, नेक्स्ट वन, स्प्रिंग फोर्स. एवरी स्प्रिंग रेजिस्ट्स एनी अटेम्प्ट टू change in its length. The more you alter its length and harder it resists. The force exerted by a spring is given by F is equals to minus kx, where x is the change in length and k is the stiffness constant. Okay, और स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं ना इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पर न्यूटन पर मीटर, ठीक है. स्टीफन कांस्टेंट की जगह अपने इसको यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे. तो किसी स्प्रिंग को खींचते हैं जब हम, तो उसमें क्या होता है? स्ट्रेच होता है. तो स्ट्रेच होने की वजह से स्प्रिंग भी हमारे पर उतना ही फोर्स अंदर की तरफ एक्सर्ट करता है. दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स. या हम उसको कंप्रेस करें तो सेम हमें फोर्स फील होता है, ठीक है. तो नेक्स्ट वन, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी. ओके, तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी का मतलब क्या है? कि नो एक्सेलरेशन, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. या तो वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. सिंस अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्सर्टेड बाय ऑन अ बॉडी, इक्विलिब्रियम मीन्स दैट द टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो. जितने भी फोर्स है उसके ऊपर F1 F2 F3 सभी का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए. ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए होता है. तो इट मीन्स अगर फोर्स जीरो है
तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट वन, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। मीन्स दैट द फोर्सेस इंटरसेक्ट थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इफ force are concurrent, we can add them together as vector to get the resultant। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ही लाइन के अकॉर्डिंग एक ही पॉइंट पे होना चाहिए सभी, है ना। तो मतलब अगर ये ऐसे लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट से जाएंगे, तो इट मीन्स दीज आर द कंकरेंट फोर्सेस। इसी ऑब्जेक्ट में अगर ये फोर्स यूँ होते, एक यहाँ पर लगा होता है और एक यहाँ पर, तो अब दोनों सेम पॉइंट से नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, कंकरेंट फोर्सेस नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके अंदर रोटेशन इफेक्ट भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो इससे क्या होगा, ये रोटेट हो सकते हैं, तो ये कंकरेंट फोर्सेस नहीं होंगे और ये वाले कंकरेंट फोर्सेस होंगे। इफ़ द बॉडी इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो अगर कोई मतलब एक्सेलरेशन उसमें ज़ीरो है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सो दैट मीन्स द रिजल्टेंट इज ज़ीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फॉर कंकरेंट फोर्सेज द बॉडी is a point. Okay, so for concurrent forces is in equilibrium, the forces should all add up and to give zero। मतलब concurrent forces ही होने चाहिए कि वो सभी एक ही पॉइंट से जाएं, और इसका मतलब वो अगर सभी का वेक्टर सम जीरो है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा। इफ अ बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग इज इन इक्विलिब्रियम सो द रिजल्टेंट फोर्सेज आर जीरो। क्लियर। नेक्स्ट वन, अब देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। किसी भी मैकेनिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, स्ट्रिक्ट डायग्राम दैट आइसोलेट्स द बॉडी फॉर स्टडी। मतलब हम एक बॉडी बनाते हैं और उसके ऊपर फोर्सेस सभी डिनोट करते हैं ना, तो वो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। द आइडिया ऑफ फ्री बॉडी इज टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर पार्ट और अ ग्रुप ऑफ पार्ट कॉल्ड द बॉडी एंड रिप्लेस एवरी एक्सटर्नल मेंबर विद द फोर्स दे वुड अप्लाई। ओके, उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं हम उसके ऊपर उसको शो कर देंगे। तो सबसे पहले आइसोलेट द बॉडी एंड आउटलाइन इज बेस्ट बिकॉज वी आर सपोज टू फॉरगेट अबाउट द इनसाइड ऑफ बॉडी। हमें अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसकी सिर्फ बॉडी की आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उस पर फोर्स हमने एक्सटर्नली एक्सर्ट करना है। लोकेट बॉर्डर क्रॉसिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स वेयर फोर्सेज आर क्रॉसिंग द बाउंड्री एंड ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू सेंटर। मतलब ये जितने भी फोर्सेस जो हैं वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होंगे वही पॉइंट हमारे पास ग्रेविटी के लिए भी सेंटर इंक्लूड होगा। तो लाइन ऑफ एक्शन, सम टाइप ऑफ कनेक्शंस हैव अ नॉन डायरेक्शन। ओके, एग्जाम्पल केबल हैव फोर्स रनिंग थ्रू द सेंटर लाइन। ओके, मतलब हमारे पास ऐसे कनेक्शंस होने चाहिए जो एक ही पॉइंट से जाए, मतलब जितने भी फोर्सेज हों वो सभी एक ही पॉइंट से जाए, यानी ऐसा कोई फोर्स नहीं होना चाहिए जो कि अलग अलग पॉइंट से जाए। क्लियर। तो सेंटर लाइन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है इस चीज़ का, है ना। तो सेंटर इसका बेस्ट ऑप्शन है। टू द बॉडी, सिंस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हैज़ एवरी एक्शन विद एन अपोजिट रिएक्शन वी मस्ट एलिमिनेट हाफ द फोर्सेज। ओके, आइडेंटिफाई दोज फोर्सेज दैट आर अप्लाइड टू द बॉडी एंड एलिमिनेट दोज डन बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जैसे ये टेबल के ऊपर रखा है तो जितना ये एक्शन कर रहा है उसी के ऊपर इतना रिएक्शन भी देगा। तो इसका मतलब हाफ ऑफ द फोर्सेस शुड एलिमिनेट, क्योंकि ये जो होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, ये हमारे पास होते हैं कहाँ पर, जो मतलब दूसरी बॉडी पे एग्जर्ट हो रहे होते हैं। जैसे टेबल के सरफेस पे ये लगा हुआ है, ठीक है, टेबल के सरफेस पे ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दूसरी बॉडी पे एग्जर्ट हो रहा है। तो हाफ ऑफ द फोर्सेज, जितने फोर्सेज प्रेजेंट है उनमें से एलिमिनेट करने पड़ेंगे एक बॉडी के लिए। तो इसका मतलब वो फोर्सेस हमने हटा देने हैं जो बॉडी दूसरे पे लगा रही है बाय द बॉडी, और वो फोर्सेस इंक्लूड करने हैं जो उस बॉडी पर लग रहे हैं टू द बॉडी। क्लियर। तो ये था हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उसके अकॉर्डिंग कंकरेंट फोर्सेस का बैलेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होगा। वन फोर्स, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर इक्विलिब्रियम, द फोर्स आर सपोज टू एड अप टू जीरो अनलेस द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एंड अ फॉलिंग रॉक। ओके, तो इसका मतलब अगर किसी चीज़ पे एक ही फोर्स है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ एक पत्थर पड़ रहा है
आ रहा है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स है, तो ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती जब तक कि फोर्स का वैल्यू 0 ना हो जाए। तो टू फोर्सेस, अब टू फोर्सेस हैं तो इसका मतलब वो हमेशा कॉलिनियर होने चाहिए एक ही लाइन के अकॉर्डिंग, और लिंकेज बिटवीन टू पिवोट पिंस मस्ट हैव द फोर्स रनिंग थ्रू द लाइन ऑफ द पिंस एंड एज्यूम ग्रेविटी फोर्स इज इग्नोर्ड और अदरवाइज यू हैव थ्री फोर्सेस। ओके, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई चीज़ है तो हम जितने फोर्स से यहाँ से खींच रहे हैं ये दोनों कॉलिनियर होने चाहिए, एक और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ये क्या हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। और सेकंड थिंग, हमें ग्रेविटी फोर्स को जो है वो नेग्लिजिबल मानना है ना, वरना जो है हमें थ्री फोर्सेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब थ्री फोर्सेस में क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द थ्री फोर्सेस प्रिंसिपल, दिस कैन बी वेरी हैंडी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बिकॉज मैनी मैकेनिज्म्स हैव बॉडी विद द टू और थ्री फोर्सेस। ओके, अब उसमें भी ऐसा होगा कि मान लो दो फोर्सेस ऐसे लगे हैं इस साइड पे, तो थर्ड फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट रिजल्टेंट के होना चाहिए। ओके, तो फोर और मोर फोर्सेस है तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि वो सभी के सभी जो हैं वो एक ही कनेक्शन यानी एक ही लाइन, एक ही पॉइंट पे वर्क कर रहे हो। अगर अलग अलग पॉइंट्स पे होंगे तो इट कैन रोटेट द बॉडी, क्रिएट रोटेशन, है ना, लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तो जब भी ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि अलग अलग पॉइंट्स पे वर्क करते हैं तो दीज आर कॉल्ड नॉन कंकरेंट फोर्सेस। ओके, इसके रोटेशन के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन। अब हमारा इस चैप्टर का अनदर पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, द प्रॉपर्टी बाय वर्ट्यू, ठीक है, ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज अपोज्ड इज नॉन एज फ्रिक्शन। यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सरफेस का प्रॉपर्टी है बाय बिहेवियर कि वो रिलेटिव दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो इसका मतलब उनके बीच में प्रेजेंट होगी। तो फ्रिक्शन फोर्सेस ये एक प्रॉपर्टी होगी, तो इसके लिए जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स डेवलप बिटवीन द two surfaces in contact so as to oppose their relative motion are called as friction forces or commonly friction। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस को ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं ना। तो इसी के लिए कि दोनों के रिलेटिव मोशन में जो उनके कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, ठीक है, उसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग या तो इस तरफ या इस तरफ, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारे पास 3 टाइप्स हैं, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच आर रिलेटिवली एट रेस्ट so as to opposes their relative motion when they tend to move relatively under the effect of any external force is known as static frictional force। okay, static frictional force is a self adjusting force and its value lies between its minimum value up to the its मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक वर्क करता है जब तक हम इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और ये चलना शुरू नहीं करे। जैसे ही मूव करना शुरू कर देगी तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। तो जब तक ये मतलब हम इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और ये अपनी जगह पे बना हुआ है, इसका मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरीके से होगा जब तक वो रेस्ट में है और उस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना उतना ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा और बाद में ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होने के बाद ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसके बाद जब हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो इट्स वैल्यू इज़ मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू कुछ होगी। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो वो देख लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 0 इन द कंडीशन व्हेन द बॉडीज आर रिलेटिवली एट रेस्ट एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग टू मूव देम रिलेटिवली। ओके, यानी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो उसका मिनिमम वैल्यू भी फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का 0 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज μsn। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। तो ये जो होता है ये फोर्स किसके इक्वल होता है, μsn के, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो वेयर μs इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन
का कोफिशिएंट है म्यू एस बोलते हैं इसको, म्यू एस, ओके। और फॉर द गिवन पेयर ऑफ द सर्फेसिस, मतलब दोनों सर्फेसिस के नेचर पे डिपेंड करेगा। एंड एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट, ओके। मतलब एन जो है वो उनकी नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। मतलब जैसे ये सरफेस इसके ऊपर रखा है ये ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है कि ये सरफेस ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, हमने अभी पढ़ा है स्टार्टिंग में। देयरफॉर एस मिनिमम, एफ एस मिनिमम, एफ एस का वैल्यू क्या होगा, एफ एस मिनिमम और एफ एस मैक्सिमम के बीच में, यानी 0 से लेके म्यू एस एन के बीच में, या फिर इनके इक्वल हो सकता है। क्लियर। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो अभी मैंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस इन द कॉन्टैक्ट विच आर मूविंग रिलेटिवली एज so as to opposes their relative motion is known as kinetic friction motion, okay. Friction force, its magnitude is almost constant and is equals to mu k n, where mu k is the coefficient of kinetic friction for the given pair of सरफेस एंड एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। मैंने बता ही दिया कि जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, और स्टार्ट कर देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर अब कौन सा फोर्स वर्क करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और इसका वैल्यू जो होता है म्यू के एन के इक्वल होता है, वेर म्यू के इज़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, जो कि सरफेसिस के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो एफ एस मैक्सिमम जो है वो एफ के से बड़ा होता है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कुछ कम होता है। मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की उससे कुछ कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू के का वैल्यू म्यू एस से कुछ कम होगा, ओके। नेक्स्ट वन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मैंने अभी बता दिया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज maximum friction force and which can act between the two surfaces in contact and hence it is also known as limiting frictional force. तो ये laws of limiting friction force है। static friction depends upon the nature of the surfaces in contact, okay। मतलब जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में आए हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट होना है उस चीज़ पे डिपेंड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। It comes into the action only when any external force is applied to move the two bodies relatively and with their surfaces in contact, okay। मतलब ये तभी आता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने वाला होता है, यानी इसको मूव करने वाला होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पीडिंग मोशन, ओके। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टार्ट होने वाली मोशन को पहले से ही रेजिस्ट करता है। इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब ये पहले से ही सेल्फ एडजस्टिंग है, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा इसका वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा। द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस। इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, यानी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, अब देख लेते हैं कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले ओल्ड व्यू है, द सर्फेसिस विच अपीयर टू स्मूथ एज सीन थ्रू आवर नेक्ड आइज आर एक्चुअली रफ एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। हमें जितने स्मूथ सरफेस दिखते हैं वो उतने होते नहीं हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से दिखते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसे पीक्स एंड वैली होते हैं ना यूँ, तो वो उसकी बात कर रहा है। तो ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट द प्रोजेक्शंस ऑफ वन सरफेस पेंट्रेट इनटू द डिप्रेशंस ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा, ओके। मतलब एक के पीक और वैली में दूसरे का पीक और वैली क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो ड्यू टू विच द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट फॉर्म अ सो टूथ, ठीक है, जॉइंट, यानी इस तरीके से एक दूसरे के अंदर वो कब्जा बना लेते हैं ना, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वो रुक जाएंगे। तो देयर रिलेटिव मोशन, तो उसके अपोज करेंगे उसके रिलेटिव मोशन। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड so as to move them relatively, then this joint opposes their relative motion, and as we go on increasing the external forces and the opposition of sawtooth joint also goes on increasing up to the maximum value and known as limiting friction, and after which the joint suddenly breaks। ऊपर से क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, पीक वैली पे चला जाएगा, पीक वैली से चढ़ करके पीक पे आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब सरफेस स्टार्ट हो जाएगा और मूविंग करना, और इस तरीके से हमारे पास अब काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास है ये चीज़, है ना, दिखाया भी हुआ है इसको जूम करके। नेक्स्ट वन, मॉडर्न व्यू देख लो। मॉडर्न व्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन इज द एटॉमिक एंड molecular forces of attraction between the two surfaces as their actual points of contact. When any body comes in contact with any other body, then due to their roughness as the microscopic level, they come in actual contact at सेवरल पॉइंट्स, बहुत कम पॉइंट्स पे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि रफ सरफेस होता है थोड़ा बहुत, उसमें मतलब बहुत कम जगह कांटेक्ट में आता है, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। एट दीज पॉइंट्स आर एटम एंड मॉलिक्यूल्स कैन come very close to each other and intermolecular force of attraction start acting between them and which opposes their relative motion. ओके, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के, यानी इस सरफेस का और इस सरफेस के जो एटम्स हैं जहाँ पर वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर एटम एक दूसरे में अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है और उसकी रिलेटिव मोशन को वो अपोज करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसमें सभी यानी एक्सटर्नल फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लिया है और यहाँ पर हमने फ्रिक्शन फोर्स को डिनोट किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टार्टिंग में फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, और एक मैक्सिमम वैल्यू को गेन करने के बाद, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, तो ये इसके बाद क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू है ना फ्रिक्शन फोर्स का, और उसके बाद क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स करने पर, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाने पर ये मोशन में स्टार्ट हो जाएगा और सडनली थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाएगा, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू को गेन कर लेगा, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इट इज़ द ग्राफ बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक का रीज़न स्टैटिक फ्रिक्शन का है और यहाँ से आगे का रीज़न काइनेटिक फ्रिक्शन का है। क्लियर? नेक्स्ट वन, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आप देख सकते हो, contact force, the force acting between the two bodies due to the mutual contact of their surfaces are known as contact forces. The resultant of all the contact forces acting between the bodies is known as resultant contact force. okay, मतलब अब हम बात कर रहे हैं contact forces, एक तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स हो गया, तो जितने भी बॉडी के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगे हुए हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट क्या कि दो सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होने हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो हमने यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड पे लग रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस साइड पे है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम रो के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। तो ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हम चाहें तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू एस एन इसमें पुट कर सकते हैं, जब तक ये मूव नहीं कर रहा स्टैटिक फ्रिक्शन में, तो एन कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो एन रूट, ये मैक्सिमम वैल्यू है किसका, एफ सी का, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। इसको एंगल ऑफ स्लाइड भी बोलते हैं ना, ठीक है, स्लाइडिंग एंगल भी बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिपोज को। ओके, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम बताए थे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, जो हमने रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स निकाला है वो, ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, and the normal reaction is called known as the angle of friction. ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को निकालने के लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पर 10 अल्फा 10 लैम्डा लिए है, ये लैम्डा का सिंबल है ना, ये जो है ये लैम्डा का सिंबल है, तो 10 लैम्डा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो हमारे पास n है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, जो ये वैल्यू है f का वैल्यू, तो f अपॉन n, है ना, तो यहाँ से लैम्डा निकालोगे तो 10 इनवर्स f अपॉन n, तो f का वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो लैम्डा का यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, और f का यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, म्यू एस एन, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो म्यू एस आ जाएगा, तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू एस।
अब एंगल ऑफ रिपोज देखोगे तो इसका मतलब ये स्लाइडिंग एंगल है। द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन प्लेन एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड इज डाउन इज नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज। ओके, मतलब ये जो हमारे पास ये सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस, तो वो एंगल जिस पर ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। इसके लिए इसको स्लाइडिंग एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो हमने यहाँ पर इसको कुछ दिया है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स जो लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, और इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड्स एम है। तो एम के दो, ये एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा कैसे आया वो मैं बता देता हूँ, ये मैंने वैसे पहले भी बताया था कि ये एंगल देखो, ये वाला एंगल, तो ये एंगल किसके बीच में, ये वाले और ये इसके बीच में, तो ये एक जेड बन रहा है ना, यू जेड बनेगा ना, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बचेगा, थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्लियर, तो आप इसको देख सकते हो, तो थीटा हो गया। अब थीटा के अकॉर्डिंग हम इसका एम को कॉम्पोनेंट को डिवाइड करेंगे, तो एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि एन एम जी कॉस थीटा जो है वो जस्ट किसके मतलब अपोजिट है एन के, तो ये इक्विलिब्रियम में है, तो एट रेस्ट में है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और ये जो है वो इस साइड पे है और एफ एस इस साइड पे है, तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तभी तो ये रेस्ट में रहेगा, तो ये आ जाएगा। तो व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अब स्लाइड स्टार्ट होने ही वाला है, तो इसका एफ एस का यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, तो म्यू एस एन आ जाएगा, और एन का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास एम जी कॉस थीटा हमने पहले निकाल लिया, ये रहा, ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट किया। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इधर आएगा तो अपॉन में, कॉस थीटा इधर आएगा तो साइन थीटा के अपॉन में टेन थीटा, और एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, ये आ गया। तो दोनों का वैल्यू देख सकते हो सेम आया है, ये भी और ये भी, तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। नेक्स्ट वन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं, जब रोल होती है कोई चीज़ तब लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स विच अपोजेस द रोलिंग ऑफ बॉडी लाइक सिलेंडर, स्पेयर, रिंग एटसेट्रा, ठीक है, ओवर एनी सर्फेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। Rolling friction force acting between any rolling body and the surface is almost constant and is given by mu r n। ओके, तो इसका मतलब किसी भी कोई भी चीज़ रोल कर रही है तो उसकी कॉन्टैक्ट सर्फेसिस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, और वेयर म्यू आर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो सबसे कम होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन, ये रहा यहाँ पर, है ना, तो सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो इसके अंदर देख सकते हो, तो म्यू आर सबसे कम, म्यू के से ज़्यादा, और म्यू एस सबसे ज़्यादा। अब कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं। व्हेन एनी बॉडी रोल्स ओवर एनी सरफेस इट कॉजेज अ लिटिल डिप्रेशन एंड अ स्मॉल हम्प इज़ क्रिएटेड जस्ट अहेड ऑफ इट। ओके, जैसे ही उसके अंदर होता है तो मतलब हल्का सा ये क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर हल्का सा क्या हो जाएगा अप, क्योंकि ये मटेरियल यहाँ पर शिफ्ट हो गया हल्का सा, तो ये जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तब दिखेगा। दिस रेजिस्टेंस इज रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड ड्यू टू दिस रीजन ओनली हार्ड सर्फेसिस लाइक सीमेंटेड फ्लोर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि हार्ड सरफेस में क्या होता है कि हमारे पास कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसलिए उसमें रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। ड्यू टू सॉफ्ट सैंडी फ्लोर बिकम हम्प क्रिएटेड ऑन अ हार्ड फ्लोर। ओके, तो इसका मतलब सॉफ्ट पे ज़्यादा क्रिएट होगा, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा रोलिंग फ्रिक्शन, और हार्ड सरफेस पे कम, इसलिए टायर का रेत में चलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हम्प और ये जो मतलब डिप्रेशन है ये जल्दी क्रिएट होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, नीड ऑफ कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अब ऐसी ज़रूरत क्यों है? ऑफ ऑल द फ्रिक्शनल फोर्सेज रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स इज मिनिमम, क्योंकि सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। हैंस इन ऑर्डर टू अवॉइड द वियर एंड टीयर ऑफ
machinery it is required to convert kinetic friction force into the rolling friction force and of for this reason we make the use of ball bearing. ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं कि रगड़ कम हो सबके बीच में, तो स्लाइडिंग की जगह यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह हम रोलिंग करते हैं, तो रोल बनाते हैं ना, जैसे पैडलिंग में बॉल बेयरिंग होता है, फ़ैन में रोटेशन में भी बॉल बेयरिंग होता है। तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल जो बॉल्स होती हैं उसके ऊपर दो रिंग्स होती है, एक इनर रिंग और एक आउटर रिंग। ठीक है, तो आउटर रिंग जो है वो इस पर स्लाइड करती है ना, घूमती है, तो अंदर का हम रेस्ट कर देंगे तो इसके ऊपर इजीली क्या कर सकती है, घूम सकती है। नेक्स्ट वन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल, क्यों है देख लो। ऑल्दो फ्रिक्शनल फोर्सेस इज नॉन conservative forces and causes lots of wastage of energy in form of heat, yet it is very useful to us in many ways, that is why it is considered as a necessary evil. ओके, मतलब वैसे तो फ्रिक्शन से बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है क्योंकि हीट जनरेट होती है या फिर पार्ट्स जो हैं वो घसते हैं, तो ये सब कुछ हमारी लॉसेज हैं, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन हमें बहुत जगह हेल्प करता है। तो क्या चीज़ एडवांटेज है फ्रिक्शन के वो देख लेते हैं। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी इन वॉकिंग, वॉक करने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। जिस सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है वहाँ पर हमारा चलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फ्रिक्शन बिना हम नहीं चल सकते। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ अ व्हीकल ऑन रोड, क्योंकि रोड के ऊपर चलना भी अगर नहीं करेगा तो स्किड जल्दी करेगा, है ना। तो इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स इज़ हेल्पफुल इन टाइम नॉट इन द रॉप एंड स्ट्रिंग। अगर किसी रॉप के ऊपर स्ट्रिंग या कुछ मतलब स्ट्रिंग के ऊपर मतलब नॉट वगैरह लगाना है तो उसके ऊपर भी फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है ना, तभी वो हो पाएगा। वी आर एबल टू, मतलब वो फिर उसमें रेस्ट में नहीं रह पाएगा। जैसे ज़्यादा स्लाइडी अगर स्ट्रिंग होता है तो उसमें नोट जो है वो शिफ्ट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, हम खींचते हैं तो वो शिफ्ट हो जाती है। वी आर एबल टू होल्ड एनी थिंग विदाउट हैंड बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। हमारे अगर हैंड और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं रख सकते हैंड में। डिसएडवांटेज देख लो कि ये वियर और टीयर ऑफ मशीनरी एक पार्ट्स मतलब घसते जल्दी हैं ना पार्ट्स, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन वेस्टेज ऑफ एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा, है ना। अ पार्ट ऑफ फ्यूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑपरेटिंग विद इन द वेरियस पार्ट ऑफ मशीनरी। तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो हमारी इस चीज़ में कंज्यूम हो जाती है कि हमें फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करना है। अब जहाँ पर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, पॉलिश से। कहीं पर हम पॉलिश को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेस को फिल कर सकते हैं। और द प्रॉपर सेक्शन ऑफ मटेरियल, ओके, इसमें क्या करेंगे, सिंस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, हैंस इन इट कैन बी लार्जली रिड्यूस बाय प्रॉपर सेक्शन ऑफ मटेरियल। मतलब हम ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करें जिसमें फ्रिक्शन कम से कम हो। बाय लुब्रिकेटिंग यानी ऑयल वगैरह ग्रीसिंग वगैरह करके हम सभी मशीनरी के पार्ट्स को वियर और टीयर होने से बचा सकते हैं ना, घसने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। दिस फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस में वर्क करता है, सर्कुलर मोशन में, है ना। तो ये हमेशा ही क्या होता है, ये सेंटर की तरफ होता है हमेशा ही, है ना। तो जब भी इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा। सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको याद होगा एफ इज इक्वल टू एम ए होता है और ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसका वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर हमने निकाला था चैप्टर नंबर 4 में। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज़ द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में निकालना है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास है ना। तो ये जो है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेल्फ जनरेटिंग फोर्स नहीं है, वो किसी की हेल्प से होता है। फॉर एग्जांपल अगर अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और वो क्या होगा, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके, इसी तरीके से अगर किसी रोड के ऊपर कोई व्हीकल रोटेट करना चाहता है, घूमना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको एक फोर्स चाहिए और वो फोर्स किसको मिलेगा, व्हीकल के टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा उस कर्व पे रोटेट होने के लिए। इसी तरीके से अगर किसी थ्रेड से हम पत्थर को बांधते हैं और उसको रोटेट करते हैं तो उसको वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए और वो कहाँ से मिलेगा, टेंशन फोर्स इनटू द स्ट्रिंग। क्लियर।
द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी विद विच अ व्हीकल कैन गो द लेवल रोड, ये मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो ये 1 मिनट रुको, ये रहा। तो ये मैं कह रहा था कि मतलब जब लेवल रोड के ऊपर हम व्हीकल की बात करते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा कि कौन सा क्या चीज़ एक्सर्ट होगी और किस तरीके से होगी वो मैं बता रहा हूँ। तो व्हेन अ व्हीकल गोज राउंड अ कर्व्ड रोड, ओके, इट रिक्वायर्स सम सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो ये देख लो, ये यहाँ पर हमने एक चीज़ बताई है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एग्जांपल है कि किसी भी व्हीकल को अगर मैक्सिमम परमिसिबिलिटी लेवल रोड पे चाहिए विदाउट स्किडिंग डिपेंड्स ऑन म्यू, यानी वो टायर और किसके बीच में, टायर और मतलब रोड के बीच में फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो टायर और उसके बीच में फ्रिक्शन से होगा, तो हमें रोड वेट होनी चाहिए जिससे म्यू का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होगी, नहीं सॉरी, वेट नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राई है तो हमारा काम चलेगा, अगर वेट होगा तो मतलब हमारे पास क्या होगी, फोर्स की अमाउंट कम हो जाएगी, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कम मिलेगा। तो हमें हमें आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड अबव द इनर एज, ओके, हम क्या कर सकते हैं कि हमें आउटर एज से किसी भी मोड पे टर्न लेना चाहिए इनर एज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बाय डूइंग सो द मतलब हम क्या कर सकते हैं, इससे सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। द फिनोमिना ऑफ, ये मैं बता देता हूँ। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को मतलब हम कर सकते हैं ना। तो ये दो तीन चीज़ें हुई। एक तो हमारे पास क्या हो गया कि मतलब पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या थी कि जो भी है उसमें म्यू ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड थिंग हमारे पास क्या थी कि हम आउटर एज से उसके ऊपर रोटेट करें। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑन अ लेवल रोड, लेवल कर्व्ड रोड, ओके। किसी भी व्हीकल की वेलोसिटी ऑन अ लेवल कर्व्ड रोड, तो क्या चीज़ होती है वो चीज़ देख लेते हैं। तो मतलब हमारे पास जैसे मान लो कि रोड चल रही है और उसके बीच में कोई सर्कल आ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस सर्कुलर पाथ पे इसको रोटेट होने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि उससे किसके मिलेगी, फ्रिक्शन फोर्स से, ओके। तो इसका मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स उसको कहाँ से मिलेगा, ट्रैक के और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स से, सेंट्रीपिटल फोर्स उससे वहाँ से मिलेगा ना, और वही फ्रिक्शन फोर्स उसको प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब अगर इसके ऊपर देखें तो ये हमारे पास अगर इस तरफ ये टर्न ले रही है मेरी साइड, मेरे से मतलब बाहर की साइड से ये टर्न ले रही है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस साइड पे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और वेट नीचे की तरफ, ओके। तो तीन फोर्सेस इसमें हैं। द वेट ऑफ द कार mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके। सेकंड नॉर्मल रिएक्शन, ओके, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। और थर्ड थिंग फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द टर्न, यानी ऐसे टर्न कर रही है तो इसकी तरफ होगा फ्रिक्शन फोर्स, ओके। एज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सो मतलब रिजल्टेंट क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में ज़ीरो, आर इज इक्वल टू एम जी, है ना। कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो आर जो होगा वो एम जी के बराबर होगा, तभी मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगी या एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो आर इज इक्वल टू एम जी, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें किससे मिलेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जीरो से मैक्सिमम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी लेस देन एंड इक्वल्स टू एफ, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की एफ, लिमिटिंग सॉरी फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसलिए वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और मिनिमम कुछ भी हो सकता है। तो एम बी स्क्वायर का वैल्यू या तो इससे कम होगा या इसके इक्वल होगा। वेयर वी is the velocity of car while turning and r is the radius of circular track, ओके। तो यहाँ पर f का वैल्यू जो है वो म्यू एस आर, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन से जनरेट हो रहा है, तो म्यू एस एम जी। आर का वैल्यू मैंने बताया था नॉर्मल रिएक्शन को आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम जी भी आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो व्हेन वी पुट हेयर, ओके सॉरी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो एफ का वैल्यू म्यू एस के आर के बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर म्यू एस एम जी के इक्वल या लेस देन होगा। तो वी का वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आर इधर आएगा तो
मल्टीप्लाई में और स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो म्यू एस आर जी आ जाएगा। और वी मैक्सिमम का वैल्यू किसके इक्वल होगा, वो रूट म्यू आर जी के। इससे ज़्यादा अगर स्पीड होगी तो व्हीकल बाहर की तरफ गिर जाएगा। नेक्स्ट वन यही चीज़ बताई है इसमें, ठीक है। तो कि मतलब अगर टर्न पर इससे कम स्पीड है तो चल जाएगा काम, क्योंकि ये लेस देन इक्वस टू है ना, और इसकी इक्वस टू है जब भी चल जाएगा काम। इससे ज़्यादा होती स्पीड ये क्या होगा, बाहर की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ कार, मतलब कार के मास पर डिपेंड नहीं करता है, जो भी स्पीड है वो कार के मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट वन, तो दो ही चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, रेडियस एंड म्यू एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की को। अब बैंकिंग ऑफ रोड देख लेते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का एग्जांपल जैसा कि मैंने वो सेम पैराग्राफ है जो कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। ये क्या क्या चीज़ें होनी थी, स्किड नहीं हो इसलिए म्यू एस डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए मतलब। और सेकंड थिंग हमारे पास रिलायबल सोर्स उसको प्रोवाइड करवाने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। और उसके बाद हमारे पास वहाँ पर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, आउटर एज से जाना चाहिए, है ना, ये सब कुछ हमारे पास होनी चाहिए। तो आउटर एज से यानी बाहर की तरफ से घूमना चाहिए। तो बाय डूइंग सो अ कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड शैल बी spread to provide the centripetal force. The phenomena of raising outer edge of the curved road above the inner edge is called banking of road। यानी अंदर का एरिया, अंदर का जो मतलब कर्व होगा वो बाहर के कर्व से नीचे की तरफ होगा और ये ऊपर उठा हुआ होगा हल्का सा, तो मतलब थोड़ा स्लोप क्रिएट हो जाएगा ना, इंक्लिनेशन क्रिएट हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, इनर एज डाउन एंड आउटर एज अप, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। वी कैन कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा एज डिटेल्ड बिलो, ओके। हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो फिगर ओ एक्स इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ ए इज द लेवल ऑफ बैंक्ड, ओके। तो ओ एक्स इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा और ओ ए इज़ द लेवल ऑफ बैंक, मतलब वहाँ पर कितने लेवल से ऊपर हुआ। तो देख लेते हैं फिगर, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आउटर एज ऊपर उठा हुआ है कितना, वो देख लीजिए आप, ठीक है। तो उतना ऊपर उठा हुआ है और इन रेज जो है वो कितने एंगल से आउटर एज ऊपर उठा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड थीटा, है ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसको हम सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर 3-4 कंपोनेंट हमने शो किए हैं। ये थीटा हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ की, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली इसके पैरेलल। अब ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो आर का ये कंपोनेंट आर साइन थीटा और ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा, नहीं सॉरी ये आर कॉस थीटा होगा, ये सही नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पर ये आर साइन थीटा क्योंकि थीटा से दूर वाला कंपोनेंट है। अब इसी तरीके से थीटा यहाँ पर भी है। हमने क्या किया, एफ यानी ये फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। तो थीटा का ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा, है ना। तो ये और वेट डाउनवर्ड्स लगेगा एम जी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि वर्टिकल मूवमेंट कोई है नहीं, तो ये कंपोनेंट इन दोनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये दोनों का टोटल जो है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इस साइड इसको रोटेट करना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो ये रहा हमारे पास। तो वेट एम जी, ये तो सब कुछ बता ही दिया है कि मैंने फोर्स कौन सा डाउनवर्ड्स लग रहा है, और ये हमने बता ही दिया अपवर्ड्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। और इसी तरीके से बैंक्ड रोड के टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो अलोंग द रोड लग रहा है, ठीक है। उसके जो कंपोनेंट्स हमने डिवाइड किए वो देख लिए, सब कुछ हो गया। तो इसका मतलब ये जो आर कॉस थीटा मैंने बताया था तो वो दोनों ऊपर की तरफ था, और ये एम जी और एफ साइन थीटा, ये देख लो, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये देखो आर कॉस थीटा जो है ये रहा हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना। तो देख सकते हो, तो ये हमारे पास आ गया। सेकंड इक्वेशन बनेगा कि जो बचे हुए इस तरफ दोनों कंपोनेंट आए थे,
आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, इन दोनों का सम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा क्योंकि सेंटर की तरफ है। अब हमें पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एस आर होता है, तो म्यू एस कोफिशिएंट है और स्टैटिक फ्रिक्शन का, और आर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करना चाहते हैं तो एफ़ का वैल्यू म्यू एस आर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमने जहाँ जहाँ एफ़ था वहाँ पर म्यू एस आर पुट कर दिया दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड में। तो ये आगे फर्स्ट इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये सेकंड इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम क्या करते हैं, अब इक्वेशन थर्ड से हमने यहाँ पर निकाला है, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो एम जी का वैल्यू आ गया आर कॉमन लेके, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पर निकालोगे ये आ जाएगा, एंड वी कैन पुट दिस आर वैल्यू किस में हम पुट कर सकते हैं, हम इसमें पुट कर सकते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 4 में, है ना। तो यहाँ पर आर साइन थीटा म्यू एस आर कॉस थीटा था, ठीक है। ये रहा फोर्थ इक्वेशन, इसमें से आर कॉमन लिया तो ये बन गया। तो इस आर का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 से हम पुट कर देंगे, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और जी साइन थीटा और ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से कुछ और कॉमन ले सकते हैं तो वो ले लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया है, आर जी और कॉमन लिया है ना, देखो यहाँ पर आर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो आर जी यहाँ पर हो गया और ये पूरा इक्वेशन सेम आ गया ना। तो ये आर जी बाहर है, ठीक है। ये आर जो वी स्क्वायर के अपॉन में आर था तो वो आर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से देखो कॉस थीटा कॉमन लोगे तो साइन थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉस थीटा यहाँ से कॉमन लिया तो ओनली म्यू एस बचेगा। नीचे भी कॉस थीटा हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब अपने चाहें तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से कैंसिल कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर था तो इधर आया तो हाफ पावर होगी, तो दैट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एट द बैंक्ड कर्व्ड रोड। ओके, तो ये हो जाएगी। उसके बाद देखो अगर म्यू एस का वैल्यू 0 है तो भी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आर जी टेन थीटा की हाफ पावर की इक्वल होगा ना। और इसी तरीके से स्पीड जो है वो हमारे इस चीज़ पे डिपेंड करती है। और अगर हम चाहें तो यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हो तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगा। इफ़ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज़ लेस देन बी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप टू स्लोप, ठीक है। देयर फॉर द व्हीकल कैन बी पार्कड ओनली इफ़ टेन थीटा इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू एस। ओके, तो यानी म्यू एस से कम या इसके इक्वल, हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखा ही था, तो या तो म्यू एस जो है के बराबर हो टेन थीटा, और या फिर उससे कम हो। उससे ज़्यादा होते ही वो क्या होगा, उस रोड के ऊपर वो स्लाइड कर जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। तो दीज आर द नॉलेज ऑफ चैप्टर 5, and if you have any kind of doubt then you can ask me. Thank you.